बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के ऊपर जो प्रोटेस्ट था, आखिर उसमें कहाँ झगड़ा शुरू हुआ है और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर तलबा और यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट आपस में एक पेज पर नहीं आ पा रही। अगरचे काफ़ी फैसला हो चुका है, लेकिन मसाइल कहाँ थे। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में तंबाकू नोशी की वजह से हर साल 1,66,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमार अली जान साहब से, जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। और हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, आप उनको जानते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, पढ़ाते हैं, अमार भी पढ़ाते हैं। और इन दोनों से गुफ्तगू करने के बाद फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर वजीर हैं पंजाब से राजा यासिर हुमायूं साहब, जो कि हायर एजुकेशन के वजीर हैं। उनसे भी पूछेंगे कि आखिर पंजाब में ये मामला ख़राब कैसे हुआ। तो गुफ्तगू का आगाज़ में चीमा साहब आपकी इजाज़त से अमार आपसे करना चाहूँगी। आपके ख्याल में जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ, हमने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा। पहले भी आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमने ऑनलाइन पढ़ना ही नहीं है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं करता कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन का उतना पोटेंशियल नहीं है, हमारे सिस्टम्स नहीं है, हमारे इंटरनेट की क्वालिटी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो एग्ज़ाम्स के इशू के ऊपर जितना झगड़ा बना, इसमें ज़्यादा गलती किसकी है? देखिए, ये तो साल से बात हो रही थी कि क्वालिटी है ऑनलाइन टीचिंग की, वो म्यारी नहीं है। अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जा रहा था, क्लासेस टाइम पे नहीं हो रही थी, नोट्स जो हैं वो बिल्कुल ही ऑनलाइन से छापे लेके टीचर्स दे रहे थे। और इसकी निशानदेही कई एकेडमिक्स ने की और जो गवर्नमेंट है उसने खुद माना कि इस साल बहुत मुश्किल है और उसमें किसी का सारा कसूर भी नहीं है। एक ज़ाहिर है इस तरह का एक पेंडेमिक हो गया, लेकिन मामला खराब इस बात पे हुआ है कि जब एग्जाम्स की बारी आई तो स्टूडेंट्स ने कहना शुरू किया कि यार दो की डिमांड है हमारी, या तो आप ऑनलाइन एग्जाम दें, इसका मतलब है कि आप कंसेप्चुअल एग्जाम दें जिसमें हम यानी बुक के साथ तैयारी करके आंसर कर ले, उसमें रट्टे वाला सिस्टम ना हो। तो एक तो पहला ये आया, अगर ये आप नहीं कर सकते तो फिर अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारी साल की फीस आप पूरी माफ कर दें, पूरी नहीं कर सकते तो 50% कम कर दें। आगे जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, पब्लिक सेक्टर ने बातें मान ली और वहां पे मैं भी पढ़ा रहा था पब्लिक सेक्टर में, बाकी भी पढ़ा रहे थे, तो बातें मान के कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उनके AB आ गए, कुछ बाकी ग्रेड CD आ गए। जो कंसेप्चुअल बेस्ड एग्जाम होता है उसमें चीटिंग नहीं हो सकती ज्यादा। जो मामला खराब हुआ प्राइवेट इदारों की तरफ से, क्योंकि उन्हें नजर आया कि हम फेल करके स्टूडेंट्स को इनसे एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर और एक्स्ट्रा साल की फीस ले सकते हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने पढ़ाया है नहीं, बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं, और इसके बजाय कि हम निगोशिएट करें, ये भी सारा जो बोझ है बच्चों पे, उनके खानदानों पे। अच्छा अमार, जरा यहाँ पे रुकिएगा। ये कैसे तय हो गया कि बच्चों को फेल कर दिया जाएगा? मतलब ये बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं हुई, खुद यूनिवर्सिटीज कह रही हैं कि तैयारी नहीं हो सकी, म्यारी तालीम नहीं दे सके, तो सबको मालूम। ठीक हो गया, तो इतना बड़ा मसला बना है। ठीक है, मैं जरा कमर साहब को कमर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। कमर साहब, आप भी जाहिर है ऑनलाइन अभी पढ़ाते रहे हैं, कोविड के दिनों में अमार भी पढ़ाते रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते रहे हैं। बच्चे इस बात के ऊपर हाईलाइट तो करते रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आके कि समझ नहीं आती, मसला होता है। लेकिन एक तरफ स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत अभी जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो ये हैं कि वो चीटिंग करने के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेना चाहते हैं, और बच्चे अब आके ऑनलाइन कह रहे हैं जी कि सोशल मीडिया के ऊपर आके कि हमें तो टीचर्स ने पढ़ाई ही नहीं, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं पढ़ा। तो क्या जब आप पढ़ा रहे थे तो ऐसी शिकायतें आपको रोज़ाना की बुनियाद पे स्टूडेंट्स की तरफ से मिल रही थी? बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अहम टॉपिक है। देखिए, मैं समझता हूँ कि तकरीबन हमने 2 सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ाए हैं और बच्चों को इस चीज का पता था कि जो यूनिवर्सिटी है और जो फैकल्टी है वो हमें बहुत ज्यादा स्पेस दे रही है और हमारे लिए बड़ी लीनियंट हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैकल्टी भी ये कहती थी कि बच्चों को टफ टाइम नहीं देना, और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी टेसिटली एक पैगाम था फैकल्टी को कि आप जाहिर बात है बच्चों को थोड़ा सा इंगेज कीजिएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास IT का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी थी और बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो बच्चों ने बेसिकली, मैं आपको बताऊं तंजीला, बच्चों ने बेसिकली फायदा भी उठाया है फैकल्टी का और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लीनियंट होने का। और दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, ऑनलाइन टीचिंग का ये नुकसान हुआ है कि बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं करते, बच्चे उस तरह इंगेज ही नहीं होते, वो अपने टीवी के अपनी स्क्रीन के सामने आके बैठना पसंद ही नहीं करते, बल्कि वो तो
मोबाइल से वो गूगल मीट की क्लास ली तो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं जी, हम सुन रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जो फैकल्टी है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका मिसयूज भी किया गया है, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि बच्चों को अकोमोडेट करें। और ड्यूरिंग, जो आपने सवाल भी किया है कि ड्यूरिंग लेक्चर बच्चे हमारे पास नहीं आते थे कि जी हमें ये समझ नहीं आई, ये दोबारा समझाएं। क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करें। एक स्टूडेंट्स की तरफ से जो इल्ज़ाम सामने आया वो ये भी आया कि जो कोर्स पढ़ाया नहीं गया, अब उस कोर्स में से आप एग्जाम्स लेना चाहते हैं, तो क्या यूनिवर्सिटीज ने उनके साथ वो कोर्स शेयर किया? जी, अगर तो इसमें कोर्स तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने फुल कर दिया, जिसकी वो भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, लेकिन इसमें दो बातें और भी। जी। देखिए, अगर तो ये मामला सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान होता ना, तो मैं चीमा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि टीचर्स बहुत एम्पैथेटिक थे, उन्होंने कोई हल निकाल लेना था। ये मामले में आ गई मैनेजमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट है कि ये यहाँ पे फिजिकल करने हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन थी, हम जानते हैं लोगों को जिनकी कैलकुलेशन का हिस्सा है कि बच्चों ने फेल होना है, उनको फीसें देनी है। ये तो स्कूलों में भी हो रहा है, बच्चों को फेल करते हैं फिर ट्यूशने पढ़ाते हैं। ये तो बहुत माफिया इस तरह के मौजूद है प्राइवेट एजुकेशन के लिए। जिन्होंने फेल होना का वो ऑनलाइन फेल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो फीस नहीं देंगे ऑनलाइन के लिए। देखिए ना, कंसेप्चुअल में होता है कि मैं वाइल गिविंग द एग्जाम, जैसे 2 दिन का मुझे असाइनमेंट का टाइम मिला, तो मैं बुक को पढ़ के उसमें कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास चांस है कि डी, सी, बी लेने का। ठीक है। फिजिकल के अंदर चांसेस बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं अगर आपने उसी तरह का रवायती पेपर बनाना है। तो आप टीचर के तौर पे रिकमेंड करते, ठीक है, आप रिकमेंड करते हैं अमार के ऑनलाइन एग्जाम्स अभी आज की सिचुएशन में बेस्ट सोल्यूशन? ऑनलाइन भी मैं दो और बातें करूंगा। मैं एक ये करूंगा कि हमें अपने आप को ज्यादा अपडेट करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, एनालिटिकल और कंसेप्चुअल बेस्ड एग्जाम्स के लिए, ताकि लोग एक्चुअली एक्साइटेड हो एजुकेशन के बारे में, उसे ग्रेड का इशू ना हो। जी अमार, थैंक यू सो मच। मैं चीमा साहब आपसे आखिर में बस यही पूछूंगी जो मैंने अमार से पूछा है कि आप रिकमेंड करते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन में हमें ऑनलाइन एग्जाम का सहारा ही लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है ऑनलाइन एग्जाम लेने का, क्योंकि हमने पहले भी लिया है ऑनलाइन एग्जाम। सो बच्चों को काफी हद तक आदत भी पड़ गई है और बच्चों ने अपने एग्जाम अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है। अपने LMS पे या जो अपने पोर्टल्स हैं यूनिवर्सिटी, उन पे अपलोड कर देते थे, टीचर्स को ईमेल कर देते थे। सो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें डिफरेंट लेवल्स पे, स्कूल लेवल पे डिफरेंट चैलेंजेस हैं, हायर सेकेंडरी पे लहदा है, यूनिवर्सिटी पे लहदा है, तो ये चैलेंजेस हर जगह लहदा है। सो और जारी बात है, बच्चों को कुछ होस्टाइल एलिमेंट्स भी हैं। ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे वुकला बच्चों को उकसाते हैं ताकि हम अगर केस अदालतों में लेके जाएंगे, आए वहां चलते हैं। सो होस्टाइल एलिमेंट्स भी हैं जो इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए बच्चों को मोबिलाइज कर रहे हैं। सो इसमें जो ब्रॉडर लेवल पे है वो ये चीज देखनी चाहिए कि हमें सेमेस्टर को खत्म करना है और अगले सेमेस्टर में जाना है और अगले सेमेस्टर में चीजें बेहतर होंगी। तो लेकिन थोड़ी आदत भी पड़ गई है ऑनलाइन एग्जाम की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब और अमार अली जान साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं पंजाब में, राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, हमने पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट का जो एहतजाज था उसमें सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती हुई देखी, और अब जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो कह रहे हैं जी कि बच्चों को घरों से रेड करवा के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो मिलिशिया है और उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, पहले उन्होंने मारा भी, कुछ वीडियोस भी सामने आई। जाहिर है आप ये सारी सिचुएशन देख रहे होंगे, आपके ख्याल में ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स को करना था वो इतने लड़ाई झगड़े की तरफ कैसे चला गया? देखिए जी, ये प्रोटेस्ट जो है ये अक्रॉस द प्रोविंस था, बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज के साथ भी इशू था, लेकिन हम तो ज़ाहिर है उसकी कॉग्निजेंस ले रहे थे और उनसे जो वाइस चांसलर से बात हुई तो दे वर सॉर्टेड आउट। ये एक कह लें कि एक आध वाक़या है जो लाहौर की कुछ यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं उनके साथ हुआ। होता ये कि एक तो हायर एजुकेशन कमीशन जो विच इज़ अ फेडरल जो महकमा है, उसका काम है जनरल पॉलिसी गाइडलाइन देना। वो उन्होंने दी कि जो यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एग्जामिनेशन अफोर्ड कर सकती हैं या जिनको लगता है कि उनमें कैपेसिटी है वो ऑनलाइन कर लें। उसके बाद ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस बॉडीज हैं तो उनकी अपने डिसीजंस हैं, और जो प्राइवेट स्पेशली यूनिवर्सिटीज हैं उनका तो एक स्टूडेंट का और उनका एक क्लाइंट का और सर्विस प्रोवाइडर का रिश्ता है। और उसके अंदर ये जो एग्जैक्ट वाकया जिसकी आप बात कर रही हैं, इट्स मोर ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर इशू रादर देन हायर एजुकेशन का ये इशू नहीं है। मैं उसमें डायरेक्टली तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंट आज शफकत साहब जो है हमारे फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है लॉ इन्फोर्समेंट को कि स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चे हैं, उनको एज ए क्रिमिनल ना ट्रीट किया जाए। अगर एहतजाज उन्होंने किया भी है तो काइंडली उनको
अगर कोई गलती सरजद हो भी गई है तो एक बेनोवलेंट रिव्यू लें। अच्छा, आपने क्योंकि ये कोविड के दिनों में ज़ाहिर है एक रिस्पांस था जो कि अपने रिसोर्सेज के हिसाब से मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत एफिशिएंट एक रिस्पांस किया जो एजुकेशन का सारा क्राइसिस था, लेकिन आपको लगता है कि हमने कोई फ्यूचर का रोड मैप बना लिया? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंडेंसी नज़र आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि अब ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा रिलाय किया जाए। कोविड की सिचुएशन भी अप एंड डाउन होती रहती है, तो आपको लगता है कि हम कोई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हम ढूंढ पाएंगे और हम अपने मैकेनिज्म को सीधा कर पाएंगे? क्योंकि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर को भी आपने ऑन बोर्ड तो लेना ही है जब पॉलिसी की बात आएगी। देखिए, जरूरत ईजाद की वहाँ है। अगर ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट जो है वो पैदा हो गई है तो प्राइवेट सेक्टर तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अगर देयर इज अ डिमांड देयर इन्वेस्ट इन इट। जो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, फंडिंग ली गवर्नमेंट से बुरे हालात के बावजूद, और उस पे उसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो तमाम पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के लिए है उस पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। वो इस फॉल में, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में बजट एलोकेट होने के बाद काम शुरू होता है, और हमने वो एलोकेट किया और हमने आइंदा कभी ये सिचुएशन आई तो वी शैल बी रेडी फॉर इट। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जो LMS सिस्टम इन प्रोग्रेस है, बन रहा है, और उसके साथ फिर उस पर कंटेंट जो है और अपने टीचर्स को ट्रेन करना कि ऑनलाइन का जो पैराडाइम है पढ़ाने का वो डिफरेंट है। तो ये तमाम काम जारी हैं और इस फॉल तक हम बेहतर सिचुएशन में होंगे कि आइंदा कभी जरूरत पड़ी या हम हाइब्रिड मॉडल को लाना चाहें तो विल बी इन अ बेटर शेप डेफिनेटली। पहले की तरह जो हम ऑफ गार्ड नहीं पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राजा यासिर हमायूं साहब हमसे बात कर रहे थे जी। सीनियर वजीर हैं पंजाब से और हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं। उनका कहना है कि जो मारपीट का मामला सामने आया वो तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसके लिए हुकूमत उस मामले को देख रही है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो पब्लिक सेक्टर है वो भी तैयारी कर रहा है और ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर को भी इवेंचुअली उसमें अपनी जो सिचुएशन है और उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान में हर रोज़ 1200 कम उम्र नौजवान बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के भी हैं उनमें बहुत सारे, वो बच्चे क्यों सिगरेट नोशी की तरफ, तंबाकू नोशी की तरफ चले जाते हैं? आखिर हमारा समाज और हमारा मुल्क इस मामले में क्यों नाकाम है? ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक बहुत ही अहम मामले के ऊपर। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो टोबैको कंट्रोल के हवाले से पूरी दुनिया में जो इंडेक्स है हम बहुत पीछे हैं, और पाकिस्तान अगर साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में भी बहुत कम ग्राफ है जहां पे हमने टोबैको कंट्रोल के हवाले से पॉलिसी साजी की हो, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो चाहे वो समाजी सतह पर हो, और हम इस लानत को अपने मुआशरे से ख़त्म करने में बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। अगर हम आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट की बात करें तो 1,66,000 अफराद हर साल तंबाकू नोशी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में कई बार इस तरह के वादे किए जाते हैं, स्पेशली अगर आप पॉलिटिकल रूलिंग क्लास की बात करें तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम टैक्स रिजीम में इतनी सख्तियां करेंगे कि तंबाकू नोशी को हम कम से कम कर देंगे, लेकिन बिजनेस इंटरेस्ट इस तरीके से सेफ गार्ड होते हैं हमारे निज़ाम के अंदर ही, चाहे वो टैक्स का निज़ाम है चाहे वो हुकूमती सतह पर पॉलिसियों का निज़ाम है, उसमें कोई ना कोई ऐसी कमज़ोरियाँ ज़रूर होती हैं जिसकी वजह से हम कभी भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे हम वादे करते हैं। और तंबाकू नोशी का जो एक ऐसा तारीख एक गली है कि जिसमें बहुत लोग दिन ब दिन चले जाते हैं, और बिलखुसूस अगर बच्चों की, नौजवानों की बात करें तो 1200 बच्चे हर रोज़ स्मोकिंग का आगाज़ करते हैं औसतन। ये एक ऐसा फिगर है कि जिससे यकीनन हमें और आपको सबको परेशान होने की ज़रूरत है, इस माशरे को परेशान होने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि PTI की हुकूमत में स्कूल के बच्चों के अंदर नशे के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, स्मोकिंग के हवाले से 2-3 दफ़ा बहुत हाई लेवल के ऊपर बात हुई। प्रेसिडेंट साहब ने इसके हवाले से एक मीटिंग भी कंडक्ट की थी और वजारत तालीम को ये कहा भी गया कि आप एक पॉलिसी बनाएं कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये स्कूलों की सतह पर करने के काम नहीं है। जब तक आप हुकूमती सतह पर पॉलिसियाँ ऐसी नहीं बनाएंगे कि आप ना सिर्फ ये कि टबैको टैक्स रजीम को ज़्यादा टाइट करें
बल्कि कुछ SOPs भी हैं जो आपने मुरतब की हुई हैं, लेकिन आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके कि आपने पैकेट कैसा बनाना है, आपने खुले सिगरेट नहीं बेचने हैं। और फिर आप देखिए कि मुंह का कैंसर है, फेफड़ों का ख़राब होना है, लोगों के फेफड़े गल सड़ जाते हैं, जो दिल के अमराज हैं उनमें भी एक बड़ी वजह तंबाकू नोशी ही बताई जाती है। और एक बहुत बड़ा बजट है जो आप स्पेंड करते हैं जब तंबाकू नोशी के बाद लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर वही बजट, वही रकम आप अवेयरनेस के ऊपर लगाएं और इस माशरे में लोगों को बताएं कि तंबाकू नोशी आपकी सेहत के लिए कितनी मुज़र है, तो शायद आप एक तो बहुत सारी बचत कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बचत है वो ज़िंदगियां बचाना है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे इदारे हैं जो इस अहम इशू के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के साथ कंसल्टेशंस करते हैं, पॉलिसी साज इदारों के साथ बातचीत करके ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में टोबैको कंट्रोल बेहतर हो सके। आज हम उन्हीं इदारों के नुमाइंदों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर हमारे निज़ाम में ऐसी कौन सी कमज़ोरियाँ हैं कि जिसकी वजह से एक बिल्कुल साफ नज़र आने वाली चीज़ है कि अगर आपने सिगरेट पीना है तो आप इस बीमारी में चले जाएंगे। चाहे आप कहें कि आप फ़िल्टर के साथ पिएँ, चाहे आप कहें फ़िल्टर के साथ ना पिएँ, चाहे आप उसमें जो भी आपने उसकी पैकिंग को जितना भी फैंसी कर दिया, लेकिन आप वो बेच रहे हैं, वो बीमारी आप बेच रहे हैं, आपको उस पर टैक्स बहुत मिलता है, आपकी मईशत में उसका कोई फ़ायदा होता है, किसानों का कोई फ़ायदा होता है। ये छोटे छोटे फ़ायदे अगर लाखों ज़िंदगियों की कीमत के ऊपर हम उठा रहे हैं तो आखिर हम ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं खलील अहमद साहब जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। स्पार्क एक इदारा है जो बड़े अरसे से टोबैको अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। खलील साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इमरान साहब जो कि कंट्री हेड हैं कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स पाकिस्तान। मलिक साहब आपकी भी मैं बहुत मशकूर हूँ। मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। हम सारी इश्तिहारबाजी करने के बाद आखिर में ये लिख देते हैं कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। आपको लगता है बस ये कहना काफ़ी है? और अगर ये काफ़ी है तो फिर हर रोज़ इतने बच्चे और बिलखुसूस जो नौजवानों का रेशो हमारे सामने आ रहा है, क्यों वो सिगरेट नोशी की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अभी तक जो भी बातें की हैं ये आई थिंक ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है हमारे पॉलिसी मेकर्स को कि देखें आपके बच्चे 1200 बच्चे तकरीबन डेली ये स्मोकिंग की तरफ जाते हैं और ये ऐसे नहीं जाते, ये रैंडम नहीं है। बेसिकली जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये बाकायदा मार्केटिंग करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को और बच्चों को खासकर टारगेट करती हैं। हमारी एक रिपोर्ट है टाइनी टारगेट्स के नाम से। क्यों इनको बच्चों को टारगेट करती हैं? इसलिए कि आपने जैसा फरमाया 1,66,000 जो इनके परमानेंट कस्टमर्स हैं वो हर साल मर जाते हैं। जाहिर है इनको रिप्लेसमेंट कस्टमर्स चाहिए और इन्होंने खुद बच्चों को एज रिप्लेसमेंट कस्टमर डिक्लेयर किया हुआ है कि ये हमारे रिप्लेसमेंट कस्टमर्स हैं। लेकिन हम बच्चों को अपना फ्यूचर समझते हैं, इस कौम की उम्मीद समझते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बच्चे तंबाकू नोशी से बच जाएं और एज ए रिप्लेसमेंट कस्टमर इनकी चुंगल में ना फंसें। खलील साहब, ये पार्लियामेंट के लोगों के साथ भी आप भी मलिक इमरान साहब भी आप लोग बहुत सारे मुशावरती इजलास भी करते हैं। ऐसा क्यों है कि जो ऊपर की सतह है जहाँ पे टैक्स की पॉलिसियाँ बनती हैं और जहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है वहाँ से कभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया उस तरह का? देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस एक स्पेशल जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है, सोशल इशू है, जिस पे आपने आज का जो है टॉपिक रखा है और ये आप प्रोग्राम आपने कंडक्ट किया है। देखें, जब आप बच्चों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 48% जो आपकी पॉपुलेशन है वो बच्चे हैं और टबैको इंडस्ट्री जो है वो स्पेशली बच्चों पे इसलिए पाकिस्तान में फोकस करती हैं तो वो समझते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जो है जिसको वो आसानी से बच्चों को वो इसकी तरफ राग़ब कर सकते हैं तो वो उसको टारगेट करते हैं। आगे पॉलिसी मेकर्स को देखें तो वो बच्चे जो हैं क्योंकि उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो चाइल्ड्स जो है उनकी वो पॉलिसी लेवल पे अगर देखें तो वो इस लेवल पे उस पे वो फोकस नहीं करते क्योंकि उनके पास वोटिंग पावर नहीं है। लेकिन जिसकी वजह से इंडस्ट्री और हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से दोनों की तरफ से शिकार जो हैं वो हमारे बच्चे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं, हम सम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस इशू को पार्लियामेंट में, सेनेट में, डिफरेंट फोरम्स पे इसको रेज़ भी किया है
और वो कमिटेड भी हैं कि वो इस लेवल पे, इस पे कोई पॉलिसी लेवल पे काम करें। लेकिन जिस तरह मलिक साहब ने पहले बताया कि यहाँ जो है मोस्टली जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको स्टडीज़ ही, इंडस्ट्री जो है वो अपनी जो उनकी सपोर्टिव किस्म की उनको वो स्टडीज़ की फाइंडिंग्स चाहिए होती हैं, तो वो उस तरह की स्टडीज कंडक्ट करवा के वो पॉलिसी मेकर्स से शेयर करते हैं। मतलब जो रियल पिक्चर है वो पहुंचती नहीं। अच्छा, 100 बिलियन से ऊपर का टैक्स अपेरेंटली ये इंडस्ट्री देती है। हमारा नुकसान अगर हम उसका तखमीना लगाने की कोशिश करें तो कितना है? वो देखें, अगर हेल्थ कॉस्ट, इसका हेल्थ बर्डन देखें तो वो 192 जो है बिलियंस जो है ना, वो हमें इस पे हेल्थ कॉस्ट पे हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। अगर उसमें भी देखें, और ये हेल्थ कॉस्ट हमारे गवर्नमेंट के स्पेशली जो टबैको से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उन पे जो है वो हमारी जो है मुल्क के पैसे जो हैं वो इतने 192 बिलियन का बजट जो है वो हेल्थ पे खर्च हो जाता है। तो इसका भी सबसे बड़ा नुकसान देखें तो हमारी 48% जो पॉपुलेशन बच्चे हैं, एक तो वो बच्चों के लिए जो हेल्थ के लिए जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो टोटली इसमें मिस हो जाती हैं। जितना भी बजट जो हेल्थ के लिए एलोकेट किया जाता है वो सारे का सारा बजट जो है वो इन स्मोकर्स के ऊपर खर्च हो जाता है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये एक स्मोकर सिर्फ बजट ये भी, और स्मोकर्स की वजह से ही जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से भी बच्चे टारगेट हो रहे हैं, थर्ड हैंड स्मोकिंग की वजह से भी जो है वो मेन टारगेट जो है वो हमारे बच्चे ही हो रहे हैं। तो इसमें देखें कि जो बजट मेन जो है, अगर हमने डिफरेंट देखें 23 मिलियन पाकिस्तान में बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं। जब हम जाके पॉलिसी मेकर्स से, जब हम फेडरल या प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से जाके पूछते हैं कि मेन वजह क्या है, तो उनके पास बजट भी इतना ही होता है जो बजट सिर्फ उनके पास सैलरीज़ की मद में चला जाता है। तो ये यहाँ अगर गवर्नमेंट जो है एफईडी की मद में जो इसकी रिटेल प्राइस है उस पे मिनिमम जो है 30% जो है इसको इंक्रीज़ करें। इसका एक ये फ़ायदा है कि एक तो जो हमारा हेल्थ बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, और कम से कम जो 192 बिलियन के अगेंस्ट जो एफबीआर कहता है कि जितना उनसे टैक्स की मद में रेवेन्यू लेता है एफबीआर, वो एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो तकरीबन 110 और 114 जो है वो बिलियंस हमारे पास आता है। लेकिन जो इसकी वजह से अगर 30% रिटेल प्राइस पे हम एक टैक्स लगाते हैं तो उसमें हमारे पास तकरीबन 80-90 बिलियन जो अमाउंट आएगी, गवर्नमेंट के पास एक ऐसा है कि वो चाइल्ड हेल्थ पे इसको खर्च कर सकती है, चाइल्ड एजुकेशन ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो मलिक इमरान साहब से पूछेंगे कि हमारे पास जो टैक्स इस टबैको इंडस्ट्री से आता है उसके मुकाबले में जो हमारा नुकसान है, जानी ज़िंदगियाँ जो जाती हैं, जो जानी नुकसान है, और फिर जो माली और समाजी नुकसान है, क्योंकि ज़ाहिर है स्मोकिंग पहला स्टेप होता है और उसके बाद लोग बहुत सारे नशों के आदी हो जाते हैं। और पाकिस्तान में अभी जो कौमी असम्बली में बताए हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, लाखों की तादाद में हर साल लोग जो हैं वो नशे का शिकार हो रहे हैं। तो ये कंपैरिजन बड़ा साफ़ सुथरा है, किसी भी बिजनेसमैन को समझ आ जाएगा कि हम लॉस में जा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं समझ रहा? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात करें आज एक बहुत ही अहम समाजी मसले के ऊपर, और अगर हम अभी हाल ही में हुकूमत की तरफ से जो पार्लियामेंट को आदाद शुमार बताए गए हैं कि पाकिस्तान में नशे का शिकार कितने लोग हैं, तो 67 लाख लोग, मतलब तकरीबन ये 6.7 मिलियन ऐसे लोग हैं जो नशे का शिकार हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो आपको याद होगा कि 2018 में शहरयार आफरीदी साहब, जो अभी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जो सिर्फ इस्लामाबाद के स्कूल हैं वहाँ पे 75% जो तालिबात हैं और 55% तलबा जो हैं वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एक बहस शुरू हो गई थी। तो मलिक साहब, मैं बात कर रही थी कि हमारा जो खसारा है, चाहे वो समाजी सतह पर देखें, मौशी सतह पर देखें, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो हम क्यों रोकने में इंटरेस्टेड नहीं हैं? मतलब ये कौन से लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो टबैको इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर के लोग हैं, कितने लोग आप समझते हैं कि फ़ायदा उठाते हुए हमारा इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं? जी, टबैको इंडस्ट्री बेसिकली एक माफिया है और इनके जो असर और रसूख है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तकरीबन हर इदारे में ही इनके अपने जो बंदे हैं या बेनिफिट उठाने वाले लोग हैं। खासकर मैं बात करूंगा एफबीआर में। तो एफबीआर में एक सेनेट की कमेटी बनी थी जिसने जो टबैको के ऊपर 3rd ईयर जब लगा था, जब सस्ती हुई थी बहुत ज्यादा सिगरेट,
तो उसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी बनवाई थी हमारे इसरार पर। तो उन्होंने जब ये रिवील किया कि टोबैको इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के अपने रिश्तेदार इंक्लूडिंग देयर बच्चे वो टोबैको की कंपनीज में मुलाजमत करते हैं बड़ी ल्यूक्रेटिव पेस पर, तो हमें अंदाजा हो गया था कि टोबैको इंडस्ट्री किस तरीके से पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा इमरान साहब, क्यों ये भी सस्ता रखना बताइएगा चाहते कि हम इस तरह की बातें भी पहले मंजरे आम पर आती रहीं कि बहुत सारे जो इवन पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग और उनके खानदान इस बिजनेस से बराह रास्त वाबस्ता हैं, तो आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन भी रही है जिसकी वजह से कभी भी हम उस तरह से टैक्स इम्पोज नहीं कर सके, कभी भी इनको ज़रा जो उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए इस इंडस्ट्री की वो नहीं हो सकी? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि इस वक्त भी जो मौजूदा हमारी हेल्थ कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ इन द पार्लियामेंट लोअर हाउस में, उसमें भी एक साहब ऐसे हैं जो टोबैको इंडस्ट्री से डायरेक्टली वाबस्ता है। अब उनको अगर आप हेल्थ कमेटी का मेंबर बनाएंगे तो ये हमारी गवर्नमेंट की ये कन्फ्लिक्टिंग किस्म की पॉलिसी है या मैसेजेस है कि हमें एक तरफ से परवाह हम बताते हैं कि लोगों की हेल्थ की है, लेकिन दूसरी तरफ हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आके हेल्थ की पॉलिसीज को वो डायरेक्ट कर रहा है या उनको कर रहा है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। देखें, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सीरियसली ये चाहता है कि यहाँ पे टोबैको कंजम्पशन कम हो, हेल्थ बर्डन जो टोबैको की वजह से वो कम हो और रेवेन्यू बढ़े, तो एटलीस्ट 30% टैक्स हर साल सिगरेट के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को, और ये मुसलसल करना पड़ेगा। और यही पाकिस्तान जब इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है इसका FCTC, उसके ऊपर जब पाकिस्तान ने साइन किए थे, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था कि हम सिगरेट को बदर्जा महंगा करेंगे ताकि कंजम्पशन कम हो। लेकिन इंटरनेशनल कमिटमेंट भी पाकिस्तान अपनी पूरी नहीं कर रहा और हर वक्त सिगरेट को सस्ता रखा जाता है। पिछले 2017 में, सॉरी मैं ये बात जरा कंप्लीट कर लूं, बड़ी अहम है। जी जी। 2017 में इसी टोबैको माफिया ने और FBR में कुछ लोगों ने जिनके जाती इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसके तहत सिगरेट की कीमत को आधा कर दिया गया। और आप अंदाजा करें कि उससे सिर्फ 2 साल में पाकिस्तान को 1.5 अरब 150 अरब 150 अरब का नुकसान हुआ और तकरीबन उनकी जो प्रोडक्शन थी वो 70% जंप कर गई। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो तादाद है बच्चों की, नए स्मोकर्स की, वो तकरीबन 50% तक बढ़ गई। ठीक है। तो अच्छा, अब हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया, आप दोनों ने भी बहुत सारी बातें बताई, रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, आपने WHO की रिपोर्ट के भी हवाले दिए हैं। अब मैं आप दोनों से सोल्यूशन पूछूंगी। खलील साहब, पहले आप बताइए सोल्यूशन है क्या? कोई आपको बेहतरी के ट्रेंड्स नज़र आए हैं जब से आप लोग काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि कहीं एक्सेप्टेंस है? लेकिन क्योंकि देखें ना, जैसे हम कहते हैं चीनी का माफिया है, पेट्रोल का माफिया है, फिर ये टोबैको का भी माफिया है, तो माफियाज के साथ इस तरह से टक्कर लेना और वहाँ पे एक्सेप्टेंस लाना कि भई हमारे बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल का सवाल है, ये मुश्किल काम है आसान काम है? स्टार्ट में तो जब हमने स्पेशली स्मोक फ्री सिटी जो है, हम मुल्तान पे काम कर रहे थे, स्मोक फ्री सिटी जो है हम कराची में काम कर रहे थे, बेसिकली वो ये था कि जो हमारे पास लॉस हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। बड़ी हैरानगी वाली बात है, जब हम मुल्तान में गए या कराची में गए तो वहाँ लोगों को यही नहीं पता था कि कौन सा कोई लॉ है। स्पेशली अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जब हम जाते थे, वहाँ सेंसिटाइजेशन सेशंस किए तो टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स से सिगरेट मंगवा के उनके सामने वो स्मोकिंग कर रहे थे। और वहाँ जो उनकी कैंटीन्स थी स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर, वहाँ से भी सिगरेट्स ना सिर्फ मिल रहे थे बल्कि लूज सिगरेट्स भी मिल रहे थे, जो भी एक लॉ जो था उसकी वायलेशन थी। लेकिन वहाँ जो मैं अपने देखने वालों के लिए बता दूं कि कानून में हमने ये भी लिखा हुआ है कि खुला सिगरेट नहीं बिकेगा, क्योंकि जाहिर है अगर आपके पास 5 या 6 रुपए हैं या 10 रुपए हैं तो आप सिगरेट ले लेंगे, पैकेट आप नहीं ले सकते, तो उससे भी आप टेंडेंसी बढ़ जाती है कि आप स्मोकिंग पे लग जाएंगे। और वैसे भी 18 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको आप किसी किस्म की भी जो है वो खुले या आप पैकेट भी नहीं सेल कर सकते, ये भी एक लॉ है। तो जब हम कराची गए और कराची और मुल्तान में जब, तो लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट जो थी, वहाँ के वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे, स्पेशली DC लेवल पे जो थे, उन्होंने काफ़ी हमारे काम को इनकरेज भी किया और उन्होंने हमें उस पर सपोर्ट भी किया। स्मोक फ्री जो है मुल्तान बनाने में, स्मोक फ्री कराची बनाने में, वो इवन वहाँ की डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग कमेटीज़ जो हैं उन्होंने उनको रीएक्टिवेट किया। वहाँ के जो टोबैको कंट्रोल सेल जो थे उनको उन्होंने उसको रीएक्टिवेट किया। वहाँ उन्होंने अपने जो है गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ ऑफिशियल जो है उन्होंने नॉमिनेट किए जहाँ किसी किस्म की कोई वायलेशन हो। बेसिकली ये है कि जो हमने इंटरनल लेवल पे वहाँ जाके
इम्प्लीमेंटेशंस पे काम की। यहाँ पॉलिसी लेवल पे भी हमने डिफरेंट किस्म के डायलॉग्स करवाए हैं। इवन लास्ट टाइम हमने एफबीआर के साथ किया, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं, वो डायलॉग्स को अटेंड करते हैं, तो वो जो हम उनके साथ फाइंडिंग्स, डिफरेंट स्टडीज़ शेयर करते हैं, तो वहाँ तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इवन लास्ट टाइम एक हमने पॉलिसी डायलॉग करवाया, तो वहाँ इलिसिट ट्रेड जो सिगरेट्स के जो हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 44 बिलियन की है, 44% है, 40% है, वहाँ एफबीआर की एक हाई अथॉरिटी जो थी, मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव जो था, उसने वहाँ खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे पास जो स्टडीज़ हैं, हमारी जो अपनी कैलकुलेशंस है, उसमें ये तकरीबन 13, 14, 15% जो है इलिसिट ट्रेड है। ये वहाँ तो ये पॉलिसी लेवल पे जब हमारे तो ये क्यों फ़र्क बताते हैं मलिक साहब? ये जो इनकी इलीगल ये जो होती है इसकी फ़रोख्त, उसमें क्या बेनिफिट मिलता है? मेरे देखने वालों के लिए ज़रा समझाएं कि क्यों ये नंबर्स इस तरह से चेंज किए जाते हैं या टेम्पर किए जाते हैं। बेसिकली ये टोबैको इंडस्ट्री का एक ही आर्ग्यूमेंट है। देखें, उनके पास मॉरल स्टैंडर्ड तो है नहीं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, क्योंकि वो एक डेडली प्रोडक्ट बेचते हैं, एक जहर बेचते हैं। ये वायद इंडस्ट्री है जो मेक श्योर करती है कि इनके कस्टमर मर जाए बीमारी से, लिहाजा इनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। अब ये अपनी अगर गवर्नमेंट को परसुएट करेंगे कि जी आप टैक्स ना लगाएं, तो वो इनके पास एक ही आर्गुमेंट है कि जी अगर आप हमारी सिगरेट महंगी करेंगे तो वो स्मगलिंग वाली सिगरेट आ जाएगी और मार्केट में वो मिलना शुरू हो जाएगी और आपको जो है गवर्नमेंट को यानी कि रेवेन्यू कम मिलेंगे। तो ये एक फेक नंबर वो देते हैं कि जी 40% है, हालांकि ये सारा सर झूठ है। ये हर जगह, ये अमेरिका में बकायदा इस इंडस्ट्री को इस पे जुर्माना हो चुका है कि आप ये झूठ क्यों बोलते हैं कि आपकी इतनी इलिसिट ट्रेड है। हमने बकायदा, हमने भी, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने ये एक सर्वे करवाया था और उनकी भी यही तकरीबन 10 से 15% के दरमियान इलिसिट ट्रेड की फिगर्स आती हैं, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है। एक बात। दूसरी बात ये कि इलिसिट ट्रेड पॉलिसी इशू नहीं है, बिल्कुल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। आज आप 2 इंडस्ट्री को सिर्फ पकड़ लें या 2 जगह छापे मारें, आपकी सारी इलिसिट ट्रेड खत्म हो जाएगी। आप ट्रैक एंड ट्रेस लगा दें, आपकी सारी इलिसिट ट्रेड खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके पास विल होनी चाहिए। अच्छा, ये विल होनी चाहिए। टॉपिक ऐसा है कि इस पे ज़ाहिर हम मज़ीद भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज की नशिस्त में हमने सोचा कि हम अपने देखने वालों को कुछ आगाही दें किस तरीके से टबैको इंडस्ट्री और जो हमारे निज़ाम में मौजूद कुछ कमज़ोरियाँ हैं वो आपस में मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमारी आने वाली नस्लों को नशे की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि स्मोकिंग भी ज़ाहिर एक नशा ही है और स्मोकिंग भी लोग जो आदी स्मोकर्स हो जाते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी, चाहे उनकी मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब हो, चाहे उनके घर में बच्चों के लिए खाने को कुछ होना हो, लेकिन उनकी जो स्मोकिंग का जो ख़र्चा है वो उन्होंने लाजमी ही पूरा करना होता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें 3 लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो हमारा लेवल है जो आज हमने अपनी सी कोशिश की है कि आप अवेयरनेस के ऊपर ज़रूर बात करें, और इसमें मीडिया का और जो कम्युनिकेशन के बाकी ज़राए हैं, सोशल मीडिया, उनका बड़ा अहम रोल है। दूसरा जो लेवल है वो ज़ाहिर है पॉलिसी के ऊपर है कि आप पॉलिसियाँ ऐसी बनाएं कि टबैको कंट्रोल की तरफ बेहतरी आ सके। और जो सबसे अहम लेवल है वो स्टेट का लेवल है कि हुकूमत सरपरस्ती करे, ये स्पार्क जैसे और जो मलिक इमरान साहब का इदारा है, ऐसे इदारों की ना सिर्फ सरपरस्ती करें बल्कि इनके साथ मिलकर तमाम कम्युनिटी को इंगेज करके इस माशरे से इस लानत को जो है वो बाहर निकाला जाए, इसको ख़त्म किया जाए। आज के लिए इतना ही जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।